तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल MS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यात्रियों के नज़रिए से। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चैप्टर नंबर हमारा 5 है क्लास 12th हिस्ट्री का, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो भारत में जो भी ट्रैवलर्स आए टाइम पर, उन्होंने भारत के बारे में अपनी किताबों में क्या लिखा, और उन किताबों को पढ़ने के बाद हमें हमारा मिडिवल इंडिया यानी उस समय का भारत कैसा दिखाई देता है, कैसा प्रतीत होता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इन यात्रियों के लिखे गए वृत्तांत, यात्रियों के लिखे गए वृत्तांत से पता चलता है। और हम उस समय के समाज के बारे में जानेंगे इनके वृत्तांत से कि उस समय का समाज कैसा था, और लगभग 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के पीरियड का हमें पता लगेगा। इनमें मेनली 3 मुख्य यात्री है जो हमारे भारत आए थे। तो पहले नंबर पे कौन था? पहले नंबर पे है अल बरूनी। दूसरे नंबर पे है इब्न बतूता। और तीसरे नंबर पे है फ्रांसबा बर्नियर। इन 3 यात्रियों के बारे में हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और आज हम इस वीडियो में अल बरूनी के बारे में कवर करेंगे कि बेसिकली अल बरूनी कौन था, कहाँ से आया था, और इसने भारतीय समाज को किस नज़रिए से देखा। तो इसकी जो किताब है बहुत महत्वपूर्ण किताब है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे बुक में ही स्टार्ट होता है कि अल बरूनी व उसके द्वारा रचित किताबुल हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है 1 नंबर का, कि अल बरूनी की किताब का नाम क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, अल बरूनी की जो किताब का जो नाम है वो क्या है? किताबुल हिंद है। किताब उल हिंद है। इसे तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किताब की जगह तहकीक हिंद भी देख लो तो याद रखना वो भी यही है। तो कई बार बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट में आ जाते हैं कि भैया ने तो पढ़ाया था, सर ने तो पढ़ाया था किताबुल हिंद, पर यहाँ पे तो तहकीक हिंद लिखा है। तो बात एक ही है, याद रखना। तो हम अल बरूनी के द्वारा लिखी गई किताब के नज़रिए से भारतीय समाज को देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया आप लोगों को? अल बरूनी व उसके द्वारा रचित किताब पर तत्कालीन समाज की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। तो सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अल बरूनी कौन था? तो भैया अल बरूनी जो था एक अरेबियन यात्री था, यानी अरेबियन ट्रैवलर था, अरब से आया हुआ यात्री था। और इसने भारतीय समाज के बारे में एक से बढ़कर एक कृतियों को लिखा, उस समय के समाज को लिखा, उस समय के कृषि व्यवस्था के बारे में बताया, उस समय भारत में जाति व्यवस्था किस तरीके की विद्यमान थी उसके बारे में बताया, लोगों का क्या नज़रिया था, धर्म कैसे काम करता था, इन सारी चीज़ों के बारे में अल बरूनी ने अपनी किताबुल हिंद में बहुत अच्छे से दर्शाया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में पढ़ लेते हैं। अल बरूनी कौन था, कहाँ से आया था, कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला ये, अल बरूनी अरब से आया एक प्रसिद्ध यात्री था। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। इसको कौन भारत लेकर आया था? महमूद गजनबी। याद रखना, ये वही आक्रमणकारी है जिसने हमारे भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इसने हमारे भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और यही महमूद गजनी
जैसे गजनबी कहते हैं, यही हमारे साथ जब भारत पर आक्रमण करता है तो ये अपने साथ अल-बरूनी को भारत लेकर आता है। यानी अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ ही भारत में आता है। महमूद गजनी द्वारा भारत में किए गए आक्रमणों के दौरान यहाँ आया। इनका जन्म पेपर में बहुत बार आता है, अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, याद रखना। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये कजाकिस्तान के ख्वारिज्म से बिलोंग करते थे। अगर मैं बात करूं अल-बरूनी, तो अल-बरूनी की क्या क्या प्रसिद्धि थी, तो ये एक प्रकांड लेखक थे, यानी बहुत अच्छे राइटर थे। इन्होंने एक से बढ़कर एक कृतियों को लिखा और भारतीय समाज को जिससे हम जान पाए बहुत अच्छे से। तो ये प्रकांड लेखक थे, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने बहुत सारे साइंस से रिलेटेड रचनाएं भी लिखी। ये एक हिस्टोरियन भी थे, इन्होंने हिस्टोरिकल एविडेंसेस को भी किताबों में लिखा। ये मैथमेटिशियंस थे, ये खगोल शास्त्री थे, ये ज्योतिषी यानी एस्ट्रोलॉजर तक थे। यानी आप देख सकते हो कि अल-बरूनी अपने आप में क्या क्या था। मतलब अल-बरूनी मल्टी टैलेंटेड पर्सन था, जो अपने आप में इसकी विशेषता को दर्शाता है। इसके अलावा पेपर में ये पूछा जाता है कि अल-बरूनी कौन कौन सी भाषाओं को ज्ञाता था, तो आप देख लो इनको मल्टीपल लैंग्वेजेस का पता था, जैसे अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा, सीरियाई भाषा, हिब्रू भाषा, ये सारी भाषाओं का अल-बरूनी को ज्ञान था। यानी अल-बरूनी के बारे में आप इतना जान गए कि अल-बरूनी को महमूद गजनी के द्वारा भारत में लेकर आया गया था 973 ईस्वी में। ये कजाकिस्तान के ख्वारिज्म से बिलोंग करते हैं। ये प्रकांड लेखक, वैज्ञानिक, इतिहासकार, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, ज्योतिषी थे। इनको अगर भाषाओं के बारे में देखें तो फारसी, अरबी और संस्कृत, ग्रीक, सीरियाई, हिब्रू भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, ये याद रखना, इनके बारे में बहुत ज़्यादा पेपर में ये आता है। ठीक है, आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत के प्रति अल-बरूनी का दृष्टिकोण, भारत के प्रति अल-बरूनी का क्या दृष्टिकोण था, इसके बारे में बताना है। तो बच्चों ये याद रखना, भारत के प्रति अल-बरूनी का दृष्टिकोण कैसा था। सबसे पहला महमूद गजनी द्वारा भारत में लाया जाना। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अल-बरूनी को महमूद गजनी के द्वारा लाया गया था। अगर पेपर में पूछा जाए कब लाया गया था, तो आप क्या बताओगे, सन 1017 ईस्वी में। सन 1017 ईस्वी में अल-बरूनी को महमूद गजनी के द्वारा भारत लाया गया था। ठीक है, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया तो अल-बरूनी उनके साथ भारत आया और इनके प्रमुख दरबारी के रूप में काम किया, जिसके चलते उसकी भारत के बारे में लिखने में रुचि बढ़ने लगी। जब वो भारत आया तो अल-बरूनी ने भारत की विविधताओं को देखा, भारत के लोगों को देखा, भारत में चली आ रही परंपराओं को, संस्कृति को देखा, और वो भारत से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो भारत के बारे में आगे चल के लिखता भी है अपनी किताब में। ठीक है, दूसरा अनुवाद में रुचि लेना, ट्रांसलेशन में रुचि लेना। महमूद गजनी ने भारतीय ग्रंथों का, संस्कृत ग्रंथों का अपनी भाषा में यानी अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में अनुवाद किया। तो आपको पता है बहुत सारे संस्कृत की किताबें हैं, बहुत सारी ऐसे संस्कृत के ग्रंथ हैं जिनको अल-बरूनी ने अपनी अरेबियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया था। तो आज वो किताब हमारे पास अवेलेबल है और उन किताबों को पढ़कर हम उस समय के संस्कृत ग्रंथों के बारे में पता लगा सकते हैं, जो विलुप्त हो चुका है अब। ठीक है, इसके अलावा 8वीं शताब्दी से अनुवाद का प्रचार। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे भारत में जो बाहर से आए, जो इन्वेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो जब वो हमारे भारत में आते हैं तो वो हमारे भारत की शिक्षा को देखते हैं, हमारे भारत के टेक्सेस यानी ग्रंथों को देखते हैं, और जब वो हमारे भारत के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनको ये बात पता होती है कि हमारे भारत के ग्रंथों में एक बहुमूल्य ज्ञान है। तो वो पता क्या करते हैं, हमारे भारतीय ग्रंथों को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ कब से स्टार्ट होती है, 8वीं शताब्दी से। कब से स्टार्ट होती है, 8वीं शताब्दी से। तो अरेबियन जो लोग होते हैं वो अरबी भाषा में संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखना बेटा। ठीक है,
इसके अलावा अन्य वर्गों में रुचि लेना, अलबरूनी जो था उसने ब्राह्मणों, विद्वानों, पुरोहित यानी पंडितों के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताया, जिससे उनके मन में इन लोगों के प्रति लिखने की रुचि जो है बढ़ने लगी और आगे चल के उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में और विद्वानों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, भारतीय समाज के बारे में लिखना शुरू कर दिया अलबरूनी ने। ठीक है, तो इन्होंने इन सभी के बारे में लिखा। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अतः हमें निष्कर्ष क्या निकलता है कि अलबरूनी ने भारतीय समाज को बहुत अच्छे से देखा और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी द्वारा भारतीय समाज को जानने के स्रोत। सवाल ये उठता है कि अलबरूनी ने भारतीय समाज के बारे में लिखा तो लिखा कैसे? हाउ? कैसे लिखा? कैसे लिखा? सवाल तो आपके मन में आ रहा होगा, कैसे लिखा? तो भैया अलबरूनी जो है उसने भारतीय समाज के बारे में, अलबरूनी जो एक बाहर से आया हुआ यात्री था, वो भारतीय समाज के बारे में कैसे जान सकता था? क्योंकि उसे तो भारतीय संस्कृति के बारे में, परंपराओं के बारे में, त्योहारों के बारे में नहीं पता था। तो अलबरूनी ने भारतीय समाज को जानने के लिए बहुत सारे भारतीय ग्रंथों को पढ़ा और भारत में रहने वाले जो पुरोहित थे, ब्राह्मण थे और अन्य वर्ग के जो लोग थे, उनके माध्यम से भी भारतीय समाज को समझने की कोशिश की। तो देखते हैं किन किन साक्ष्यों का सहारा लेते हैं अलबरूनी। तो सबसे पहला आता है हमारा यहाँ पर, अलबरूनी जब भारत आया तो उसे कई चीज़ों में परेशानी आई, लेकिन उसने कई साक्ष्यों का सहारा लेते हुए भारतीय समाज को समझने की कोशिश की। पहला क्या आता है? पहला आता है ब्राह्मणों की कृतियों द्वारा। अलबरूनी ने ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई कृति जैसे कि धर्मसूत्र, धर्मसूत्र, ठीक है, धर्मशास्त्र, इन किताबों का सहारा लिया भारतीय समाज को समझने में। धार्मिक ग्रंथ जैसे कि भारत के हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि पुराण हो गए, महाभारत हो गई, वेद हो गई, रामायण हो गई, इन सारी किताबों का सहारा लेकर अलबरूनी ने भारतीय समाज को जानने की कोशिश की, इसके अलावा भारत की प्रारंभिक विधि ग्रंथ जिसका नाम है मनुस्मृति को भी पढ़कर अलबरूनी ने भारतीय समाज को जानने की कोशिश की बढ़ चढ़कर। अतः ये वो एविडेंसेस हैं जो अलबरूनी की मदद करते हैं भारतीय समाज को समझने में या भारतीय समाज को जानने में। ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी ने किन साक्ष्यों का सहारा लिया, किन एविडेंसेस की मदद से भारतीय समाज को समझा। तो पहला है ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई किताबें, धार्मिक ग्रंथ और मनुस्मृति। ठीक है, ये तीनों इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है अलबरूनी के सामने भारतीय समाज को जानने में कठिनाइयाँ। अब अलबरूनी जब भारतीय समाज को जानने के लिए बैठा तो उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, सवाल ये है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी जो है भाषा को लेकर। अलबरूनी जिस देश से आया था वहाँ पर अरेबियन लैंग्वेज चलती थी और संस्कृत लैंग्वेज जो है वो अरेबियन लैंग्वेज की तुलना में, कंपैरिजन में काफ़ी कठिन लैंग्वेज है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। तो जब वो भारत आया तो उसे भारतीय भाषाओं को लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलबरूनी अरबी भाषा जानता था, जब वह भारत आया तो उसे संस्कृत भाषा को लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। अनुवाद करने में कठिनाई होना। जब भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया तो वो अनुवाद नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्दावली थे जो संस्कृत भाषा में, जो अरबी भाषा में थे ही नहीं, तो उसे अरबी भाषा में ट्रांसलेट करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे संस्कृत के जो वर्ड है, शब्द है, वो अरबी भाषा में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नहीं है मौजूद। तो भैया वो ट्रांसलेट करने में भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम आई कि वो लिखे तो लिखे कैसे, ट्रांसलेट कैसे करें किताबों को। समाज को जानने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कैसे, देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा क्या नेक्स्ट। समाज को जानने में भी कठिनाई। भारतीय समाज तत्कालीन जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। इनके कार्य भी अलग अलग थे, जिससे अलबरूनी को जानने में काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि जो ब्राह्मणीय जो ग्रंथ थे उनमें इनको जन्म के आधार पर बांटा गया था। तो उनको लगता था कि जो व्यक्ति जिस जगह पैदा होगा वो वही होगा।
तो वो भारतीय समाज को समझ नहीं पा रहे थे, उनके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, तो भारतीय समाज को जानने में कठिनाई होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारतीयों का सहयोग ना मिलना। अल बिरूनी जब भारतीय किताबों को अनुवाद करने के लिए बैठा, ट्रांसलेट करने के लिए बैठा, तो भारतीयों द्वारा समर्थन नहीं मिला इसको, भारतीयों द्वारा समर्थन ना मिलना। ठीक है मेरे बच्चों, तो भारतीयों द्वारा समर्थन नहीं मिल पाया था, जिसके कारण ये भारतीय समाज को समझने में इनको काफ़ी कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये याद रखना। तो निष्कर्ष यही है हमारा। ठीक है, तो ये हमारे इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आता सबसे मेन, जो आता ही आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताबुल हिंद की क्या विशेषता है। अल बिरूनी ने जो किताब लिखी किताबुल हिंद, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या फीचर्स है, उसके बारे में हमें बताना है। तो बेसिकली अल बिरूनी ने जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, वो अरेबियन लैंग्वेज में लिखी थी। पहली बात तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी बता देता हूँ। अरबी जो अल बिरूनी जो था जिसने किताबुल हिंद लिखी, उसने इस किताब को कितने चैप्टर्स में बांटा, 80 अध्यायों में, 80 अध्याय में बांटा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। ठीक है, जो किताबुल हिंद की जो भाषा थी बच्चों, वो कौन सी भाषा थी, तो वो कौन सी भाषा थी, वो अरबी भाषा थी। अरबी भाषा में होना। तीसरा, किताबुल हिंद जो है किसी एक टॉपिक के ऊपर आधारित नहीं था, किसी एक विषय के ऊपर आधारित नहीं था, इसमें कई प्रकार के विषय मौजूद थे, कई प्रकार के विषय पर आधारित। तो अल बिरूनी की जो किताबुल हिंद थी वो कई प्रकार के विषयों पर आधारित थी कहीं ना कहीं। तो किताबुल हिंद की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले नंबर पे ये कि ये 80 अध्यायों में बटा हुआ था, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ था और कई प्रकार के विषयों पर आधारित था अल बिरूनी की किताबुल हिंद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आता किताबुल हिंद की क्या विशेषता है, तो किताबुल हिंद की पहली विशेषता क्या है, मैंने जो ऑलरेडी आपको बता दिया था, याद है कि अल बिरूनी की किताबुल हिंद की पहली विशेषता ये है कि ये 80 अध्यायों में बटा हुआ था, यानी अल बिरूनी ने किताबुल हिंद को 80 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। दूसरा है किताबुल हिंद की विशेषता अरबी भाषा में होना। मैंने बताया था कि अल बिरूनी की किताबुल हिंद को अरबी भाषा में लिखा गया था, यानी ये जो बुक थी ये अरबी भाषा में थी। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये कौन सी भाषा में थी, ये अरबी भाषा में थी। ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता कई विषयों पर होना। अल बिरूनी ने इसमें किसी एक विषय के बारे में नहीं लिखा, किताबुल हिंद में आपको धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में, दर्शन के बारे में, मूर्ति कला के बारे में, माप तोल की विधि के बारे में, त्योहारों के बारे में, कानून के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में और इसके अलावा संस्कृति के बारे में। किसके बारे में, संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति कैसी थी इसके बारे में, परंपराएं कैसी थी, परंपराएं कैसी थी इसके बारे में। ठीक है, ग्रामीण समाज कैसा था इसके बारे में। ठीक है, शासन व्यवस्था कैसी थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें अल बिरूनी की किताबुल हिंद से पता चलता है। तो ये बात याद रखना कि अल बिरूनी की जो किताबुल हिंद थी वो कई विषयों पर आधारित थी, किसी एक विषय पर आधारित नहीं थी, कई विषयों पर आधारित थी। इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया था, जैसे रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, स्कल्पचर्स के बारे में और क्या कहते हैं माप तोल की विधि, मेजरमेंट के बारे में, त्योहार फेस्टिवल्स हो गया, लॉ हो गया, कल्चर हो गया, ट्रेडिशन हो गया, वे जो ग्रामीण समाज है, विलेज सोसाइटी है, उनके बारे में हो गया, शासन रूल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में अल बिरूनी ने अपनी किताब में लिखा था। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज़ याद रखना कि अल बिरूनी जब भी अपने किताब में चैप्टर्स को लिखता था तो चैप्टर के स्टार्टिंग एक प्रश्न से करता था, एक क्वेश्चन से करता था, और जब चैप्टर खत्म हो जाता था तो उसकी तुलना किसी दूसरे देश की संस्कृति से या सभ्यता से करता था। यानी अल बिरूनी के अंदर ये बहुत यूनिक बात थी कि जब भी वो अपने चैप्टर्स को शुरू करता था तो क्वेश्चन के साथ चैप्टर को शुरू करता था और उसका अंत
किसी दूसरी संस्कृति से तुलना करके करता था। देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये पता होना चाहिए बच्चों को। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अल-बिरूनी की किताबुल हिंद की एक सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। वो ये थी कि ये जब भी अध्याय की शुरुआत करता था तो एक पर्सन के साथ करता था और अंत में उसकी तुलना करता था दूसरी संस्कृति से, ठीक है, अन्य संस्कृति से। और सबसे इंपॉर्टेंट, अल-बिरूनी की जो किताबुल हिंद है, हमें इसमें स्पष्टता दिखाई देती है, इसमें क्लियरिटी दिखाई देती है कि इसमें हर तथ्य को बहुत साफ, बहुत बारीकी से लिखा गया था, ठीक है। तो ये अल-बिरूनी की किताबुल हिंद की विशेषता है, ठीक है। आता है हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था के बारे में। अल-बिरूनी ने जाति व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है? ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस टॉपिक का, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अल-बिरूनी ने भारतीय समाज को किस तरीके से देखा, इसमें यह जानने को मिलेगा। तो देखो, पुस्तक में तत्कालीन भारतीय समाज विद्यमान जाति व्यवस्था का विवरण कुछ इस तरीके से दिया गया है, जैसा कि अल-बिरूनी भी बताता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। अल-बिरूनी भी कहता है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। समाज में सबसे शीर्ष पे ब्राह्मण यानी कि पुजारी, ब्राह्मण यानी पुजारी मौजूद थे, ठीक है, ब्राह्मण यानी पुजारी थे। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय जो राजा होते थे, योद्धा होते थे, ये सुरक्षा प्रदान करते थे। तीसरे नंबर पे वैश्य जो व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, जमींदार होते थे, कुशल श्रमिक होते थे। और चौथे नंबर पर शूद्र जो खेत में मजदूरी करते थे और उनका काम था सेवा करना। चारों वर्णों की क्या करना? चारों वर्णों की सेवा करना इनका काम था। और लास्ट में जो थे वो दलित थे, अछूत थे, जिनको सबसे निम्न माना जाता था भारतीय समाज में। ये अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था का विवरण है। तो इसके बारे में डेफिनेशन से पढ़ेंगे। पहला है 4 वर्गों में बटा होना। अल-बिरूनी कहता है कि जो भारतीय समाज है वो मुख्य तौर पर 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था भारत तक सीमित ना होना। अल-बिरूनी के अनुसार जो वर्ण व्यवस्था थी, देखो बहुत रोचक बात है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या हमारे भारत में ही जाति व्यवस्था मौजूद थी, क्या दुनिया में नहीं थी? तो अल-बिरूनी इसके बारे में बताता है कि नहीं, वर्ण व्यवस्था भारत तक सीमित नहीं थी। वर्ण व्यवस्था पाकिस्तान में भी थी, अफगानिस्तान में भी थी, मुस्लिम देशों में भी थी, क्रिश्चियंस कंट्री में भी थी और दुनिया के और हिस्सों में भी वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, पर वो उनके अकॉर्डिंग मौजूद थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था भारत तक सीमित ना होना। ये इस अल-बिरूनी ने बताया कि खुद प्राचीन फारस में भी समाज जो था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। शासक वर्ग, पंडित यानी पुरोहित जो शिक्षक थे, तीसरा जो सैन्य शास्त्री, सैन्य यानी आर्मी ऑफिसर्स और वैज्ञानिक, फिलोसोफर, और चौथा किसान यानी शिल्पकार। यानी फारस तक में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये बात अल-बिरूनी कहता है कि वर्ण व्यवस्था भारत तक सीमित नहीं थी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। ब्राह्मणों से प्रभावित होना। जो अल-बिरूनी है उसने भारतीय समाज को समझने के लिए ब्राह्मणों का सहारा लिया। तो अल-बिरूनी की जो कृति है किताबुल हिंद और अल-बिरूनी की जो जाति व्यवस्था है वो मोस्टली ब्राह्मणों के फेवरों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राह्मणों के मदद से ही उन्होंने भारतीय समाज को समझने की कोशिश की थी। तो वो ब्राह्मणों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन के लिए ब्राह्मणी ग्रंथों का सहारा लिया, जिसके कारण उसकी पुस्तक में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का पक्ष ब्राह्मणों की तरफ रखा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ब्राह्मणों के पक्ष में है पूरी तरीके से। एक लास्ट बात जो मुझे बहुत अपने आप में बहुत अच्छी लगती है कि अल-बिरूनी ने ना अपवित्रता के सिद्धांत का खंडन किया। अल-बिरूनी की मान्यता थी कि इस पूरे समाज में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरीके से अपवित्र हो। अगर कोई चीज अपवित्र है तो वो दोबारा से पवित्रता प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर अल-बिरूनी बहुत अच्छी बात कह रहा है कि इन्होंने अपनी जाति व्यवस्था विवरण के द्वारा कहा है कि अपवित्रता को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण कोशिश कर स्वयं को साबित कर सकती है और सफल हो सकती है, तथा समाज के जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं वो भी अच्छा कार्य करके पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अल-बिरूनी ने भारतीय समाज में जो फैली अपवित्रता है इसका खंडन किया था, याद रखना, ठीक है। आर्थिक ढांचे का मुख्य आधार बताया,
कार्य निर्धारित होना, अल-बरूनी के अनुसार कार्य जो थे वो पहले से सभी में निर्धारित थे। हर वर्ग अपना अपना कार्य करते थे अपनी आवश्यकता के अनुसार। और नियमों का तय होना, अल-बरूनी ने यह भी बताया कि भारतीय समाज में ब्राह्मणी ग्रंथ जो मौजूद थे उन्होंने ही भारतीय नियमों को तय किया था कि कौन से वर्ग के लोग क्या क्या कार्य करेंगे, शादी कैसे होगी, लोगों के रहने सहने का तरीका क्या होगा। ये सारी चीज़ें अल-बरूनी ने पहले से ही अपनी किताबों में बताया हुआ था। आज हमने अल-बरूनी के बारे में सब पढ़ लिया। अल-बरूनी कौन था, कहाँ से आया था, ठीक है। अल-बरूनी ने भारतीय समाज को समझने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, अल-बरूनी की किताबुल हिंद की क्या मुख्य विशेषता है, और अल-बरूनी का भारतीय जाति व्यवस्था पर क्या विवरण मिलता है। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो कृपया वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।